नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका कल्फ रीच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी प्रतिभागियों को पता है कि पुलिस विभाग ने प्लाटून कमांडर, सूबेदार और सब इंस्पेक्टर के पद पर होने वाली मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी कर दिया है। अब सिलेबस तो पहले से ही लोगों के दिमाग में था कि जनरल स्टडी, छत्तीसगढ़ से जुड़े सामान्य ज्ञान, मैथ्स, रीजनिंग, लैंग्वेज इनसे पूछे जाएंगे। लेकिन जब सिलेबस आया तो बहुत सारे प्रतिभागियों के मन में ये चिंता थी कि सर उसमें कुछ ऐसे टॉपिक शामिल किए गए हैं जो व्यापम और पीएससी की किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं जाते। ऐसे नए टॉपिकों को डील करने के लिए, ऐसे नए टॉपिकों पर बात करने के लिए ही आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा के लिए जो डिपार्टमेंट ने, जो विभाग ने सिलेबस जारी किया है, उसमें एक नया पॉइंट आपको देखने को मिलेगा भारतीय राजनीति वाले चैप्टर पे। भारतीय राजनीति वाले चैप्टर पे जब आप लास्ट पॉइंट पे जाएंगे तो आपको दिखेगा विदेश नीति और अन्य संबंधित तथ्य। ये जो टॉपिक है भारतीय राजनीति का, ये आज तक किसी भी व्यापम या पीएससी की परीक्षाओं में पूछा नहीं गया है। ये पहली दफा है जब विदेश नीति को सिलेबस में शामिल किया गया है। और विदेश नीति केवल एक टॉपिक नहीं है, ये एक सोच है हमारे देश की, ये एक कार्य योजना है हमारे देश की, जो हमारा देश विश्व के अन्य संबंधित देशों के साथ रखना चाहता है। तो जब हम विदेश नीति की बात करेंगे तो इस विदेश नीति के दौरान, इस विदेश नीति को पढ़ने और समझने के दौरान हम इस सिलेबस में शामिल 2-3 टॉपिकों को और शामिल करेंगे। ये सब हम लोग बहुआयामी दिशाओं में पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए इसके लिए जरूरी है कि जब हम भारत की विदेश नीति की बात करते हैं तो हम एक देखेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में, क्योंकि जनसंख्या विदेश नीति के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरी, बहुत कम शब्दों में हम बात करेंगे न्यूक्लियर कार्यक्रम की, क्योंकि इसके लिए पूरा डिटेल एक अलग से टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम न्यूक्लियर कार्यक्रम, भारत का जो परमाणु योजना है, जो नीति है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। विदेश नीति के संबंधित तथ्य हमारे क्या हो गए? जनसंख्या। इसके अलावा एक टॉपिक आपको मिलेगा करंट अफेयर्स में देखने को, जिसका टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। क्योंकि जब हम भारतीय विदेश नीति के बारे में जब आगे चर्चा करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम अपनी विदेश नीति को अपने पड़ोसी देशों को शामिल करते हुए हम लोगों ने निर्धारण किया है। एक युग ऐसा भी रहा है जब हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को हमने फिर से पुनः परिभाषित किया है। तो इन सारी टॉपिकों को शामिल करते हुए, जिसमें हम विदेश नीति की अवधारणा को समझेंगे, विदेश नीति की परिभाषा को समझेंगे, और हम देखेंगे कि विदेश नीति के तहत जनसंख्या क्या महत्व रखता है, और उसी विदेश नीति के तहत हम अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध बना करके रखते हैं। तो इसी चर्चा की शुरुआत करते हैं हम आज का। चलिए देखते हैं आगे। ये देख लीजिए, ये सब अपने अपने राष्ट्र प्रमुख हैं, और ये सभी अपने राष्ट्र प्रमुख अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश के विकास करने के लिए अलग अलग देशों पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था आज विश्व की अपने ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है। हर विश्व के हर देशों को संसाधनों के बदले, तकनीकी के आधार पर दूसरे देशों के साथ निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि हर संसाधन हर देश के पास उपलब्ध नहीं है। चाहे वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका हो, रशिया हो, ये भी अपने संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। चाहे हमारा देश भारत हो, हम भी अपने बहुत सारे संसाधनों के लिए विश्व के अन्य देशों पर निर्भर हैं। तो इस निर्भरता को, ये जो जरूरत है हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की, इसको मद्देनजर रखते हुए हम आसपास के देशों के साथ, विश्व की महाशक्तियों के साथ और हमारी जरूरतों को, हमारे संसाधनों की जरूरतों को पूरा करने वाले देशों के साथ हमारा क्या संबंध होगा, किस प्रकार हम अपने व्यापार या शांति समझौते को या हथियारों के लेन देन के समझौते को हम किस प्रकार बनाएंगे, किस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, बस इन्हीं सब चीज की चर्चा होती है विदेश नीति में। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक की, कि भारत की विदेश नीति। और भारत की विदेश नीति को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विदेश नीति होती क्या है, कि विदेश नीति है क्या और विदेश नीति का काम क्या है। तो देखिए, किसी देश के
राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए, किसी देश के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ, विश्व के अन्य देशों के साथ संबंधों का नियमन, रेगुलेशन करने वाली नीति क्या कहलाती है? विदेश नीति। मतलब हम अपने देश के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए, देश के राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ किस प्रकार का संबंध रखेंगे, इन संबंधों का निर्धारण करने वाली, इन संबंधों को दिशा देने वाली नीति को ही हम क्या बोलते हैं? विदेश नीति। इसमें हम लोगों को एक चीज मुख्य रूप से समझना है कि विदेश नीति का उद्देश्य क्या हो सकता है। कोई भी देश अपनी विदेश नीति किस उद्देश्य को लेकर के बनाता है, तो इसकी परिभाषा में ही क्लियर है कि हर देश का अपना एक राष्ट्रीय हित होता है। उस देश को आगे बढ़ने के लिए, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, उसके संसाधनों की जरूरत को पूरा करने के लिए हमको अपने राष्ट्रीय हित को बढ़ाना है और उसके लिए हमको दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना है। तो विदेशी नीति का, विदेश नीति का जो उद्देश्य होता है किसी भी देश का, वो होता है उसके राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना और इसी राष्ट्रीय हित को नियमित करने वाली, उसके संबंधों को नियम देने वाली, दिशा देने वाली नीति ही क्या कहलाती है? हमारे देश की विदेश नीति कहलाती है। तो यहां तक बात समझ में आई आपको कि ये वन लाइनर की परिभाषा है कि विदेश नीति राष्ट्रीय हित के लिए होगी, उसके राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए जो संबंध होंगे उनका नियमन होगा, उनका प्रारूप होगा, उनकी दिशा होगी। क्लियर है बात? अब जब कोई भी देश अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब हम विस्तार से जब इन तत्वों की चर्चा करेंगे तो इन तत्वों से ही हमको अपने देश की स्थिति को पहचानना है और हमारा देश आगे क्या करना चाहता है, किस दिशा में जाना चाहता है। इन तत्वों के द्वारा हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर करेंगे। तो चलो देखते हैं कि विदेश नीति के निर्धारक तत्व क्या होते हैं। तो किसी भी देश की विदेश नीति को निर्धारित करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है उस देश की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारे विदेश नीति का नियमन होता है, लगभग सभी देशों का नियमन होता है। अब भौगोलिक स्थिति से क्या मायने रखता है? तो देखिए, जब आप हमारे देश के नक्शे को देखेंगे तो हमको देखने के लिए मिलेगा कि भारत जो है वो लंबी, उसकी जो सीमा रेखा है वो समुद्र तट से मिलती है। इस समुद्र तट में नीचे हमको देखने के लिए मिलेगा हिंद महासागर, इधर आपको देखने के लिए मिलेगी बंगाल की खाड़ी, और यहां आपको देखने को मिलेगा अरब सागर। ये जो भारत की जो स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में स्थित देश है। भारत की स्थिति जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण दिशा में है। अब दक्षिण दिशा में हमको भारत तो है, और भारत का जो लंबा समय जो सीमा रेखा है वो किससे छूता है? तो समुद्र मार्ग से, समुद्र से। यहाँ बंगाल की खाड़ी है, यहाँ अरब सागर की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। और सबसे बड़ा तथ्य ये है कि हिंद महासागर से विश्व का 90% समुद्री व्यापार होता है। हर देश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करेगा। उस व्यापार को करने के लिए आज विश्व का 90% व्यापार जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। और समुद्री मार्ग से व्यापार होने के लिए जरूरी है कि किसी देश को अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ाना है, तो उसकी समुद्री सीमा पर उसके जो क्षेत्र हैं जो समुद्र से लगे हुए हैं, उस समुद्र पर उसका नियंत्रण होना आवश्यक है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के सिर पर हमारा देश है, और इस हिंद महासागर के द्वारा विश्व की 90% व्यापार होते हैं। तो भारत की जो अवस्थिति है, जो भौगोलिक अवस्थिति है, वो विश्व व्यापार पर भारत की भूमिका को बढ़ाती है। और इसके साथ ही जब हम उत्तर में देखेंगे तो उत्तर में हमको देखने के लिए मिलेगा
वृहद हिमालय का पार्ट। और ये जो हिमालय का पार्ट है ये हमको बहुत सारी स्थितियों से बचाता है। जैसे कि ये जो हिमालय है, ये हिमालय हमको एक प्राकृतिक सीमा रेखा प्रदान करता है हमारे देश के उत्तर में। इस हिमालय की वजह से ये जो कभी कभी हम चाइना के साथ विवादों में उलझते हैं, उसमें कभी कभी अगर रोज विवादों में उलझ सकते थे अगर हमारे पास इतनी बड़ी प्राकृतिक सीमा नहीं होती। भारत एक छोर से सुरक्षित महसूस करता है। भूगोल में भी आप लोग पढ़ोगे कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी जो हवाएं हैं वो भारत में प्रवेश होने से रुकती हैं, तो भारत में आपको ठंडे रेगिस्तान नहीं मिलेंगे। इसकी जो दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिण क्षेत्र का बड़ा क्षेत्र, एक लंबी सीमा रेखा जो समुद्रों से टच करती है, वो भारत को व्यापार में, विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। तो ये है कि भौगोलिक स्थिति से हमारे देश के विदेश नीति के निर्धारण करने में हमको सहायता मिलती है। क्लियर है यहां तक बात? इसके अलावा हम और क्या देखेंगे? भौगोलिक स्थिति के अलावा और क्या चीज मायने रखता है? तो मायने रखता है हमारा इतिहास, इतिहास एवं संस्कृति। जब हम भारत के इतिहास की और भारत के संस्कृति की बात करते हैं तो हम पूरे विश्व को दो मैसेज देते हैं। एक तो हम वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि हम भारत जो है वो पूरे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं, एक परिवार मानते हैं। और ये जो वसुदैव कुटुंब की भावना है, कुटुंबकम की जो भावना है, ये हमारे ऐतिहासिक स्रोतों में छुपी हुई है। वेदों में, उपनिषदों में, हमारे संस्कृति के विचारों में वसुदैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात किया है। तो जब हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं तो हम विश्व को एक परिवार मानकर, एक कुटुंब मानकर अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। दूसरा, जब हम अपने देश की संस्कृति पर नजर डालें तो जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत जो है वो विविधताओं वाला देश है, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, जातीय रूप से, भाषा के रूप से हमारे देश में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, सारे अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ मिलजुल कर एक भाईचारे की भावना के साथ रहते हैं। ये जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, ये जो हम अपने संस्कृति में विभिन्न वर्गों के बीच जो सामंजस्य है, इस सामंजस्य को, इस भावना को हम पूरे विश्व में गुरु के रूप में बताते हैं कि विभिन्नताओं में भी एकता कैसे लाई जाती है। इसीलिए ऐतिहासिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से हम क्या बोलते हैं कि विश्व को हमने दो शब्द दिया, एक सर्वधर्म समभाव का और दूसरा वसुदैव कुटुंबकम का, कि पूरा विश्व हमारा परिवार है और सभी विभिन्नताओं के बावजूद सभी लोग यहाँ बंधुत्व की भावना के साथ रह रहे हैं। ये हमारा क्या है? तो ये हमारे बीच आपसी समन्वय है जो विभिन्न धर्मों, जातियों और लोगों के बीच देखने को मिलता है। सर्वधर्म समभाव की का मैसेज हम पूरे विश्व को देते हैं। इसके अलावा और ऐसे कौन सी चीज है जो भौगोलिक स्थिति और इतिहास के अलावा हमारे विदेश नीति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो तीसरी बात आती है हमारी आर्थिक स्थिति। किसी भी देश का आर्थिक रूप से मजबूत होना और आर्थिक रूप से कमजोर होना उसके प्रासंगिकता को, उसकी मौजूदगी को और उसकी नीतियों को प्रभावित करता है। जब हम बात करते हैं हमारी आर्थिक स्थिति की तो हम एक पहलू इसमें और जोड़ सकते हैं जो है जनसंख्या। और जनसंख्या से हम आर्थिक स्थिति को कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति की तो आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि भारत विश्व में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कि हम इतने सारे देशों में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विश्व में 5वें नंबर की सबसे बड़ी है। और 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण ये जरूरी हो जाता है कि संसाधनों की आवश्यकता के लिए हम दूसरे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाएं। और ये जो हमारी स्थिति है, आर्थिक स्थिति, तो आर्थिक स्थिति बात करता है संसाधनों की, कि किसी देश के पास संसाधन कितने हैं। जैसे आज हम एक संसाधन के लिए, पेट्रोलियम के लिए हम खाड़ी देशों पर निर्भर हैं, दूसरे देशों पर निर्भर हैं। हमारे यहाँ पेट्रोलियम उपलब्ध नहीं है लेकिन जरूरत और मांग तो इसकी इस देश में है। अब उस जरूरत को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वो देश जो इसका उत्पादन करते हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं या जो प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है, उन देशों के साथ हमको अपने संबंधों को अच्छा रखना पड़ेगा।
तो आगे हम देखेंगे कि कैसे पेट्रोलियम को उत्पादन करने वाले जो खाड़ी देश हैं वहां हमारे कम से कम 20 लाख जनता जो है हमारे देश की वो उन्हीं देशों पर रह रही है, ये भी हम देखेंगे। जनसंख्या की जब बात करते हैं तो हम 2-3 परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं। एक हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है। और जब हम बोलते हैं कि हमारी जनसंख्या विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है तो सीधी सी बात यह है कि अगर हमारी विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है तो हर जनसंख्या की एक मांग होती है, एक डिमांड होती है, वस्तुओं की, सेवाओं की, इनकी आवश्यकताओं की। इस मांग को पूरा करने के लिए अगर हमारे पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या है, इसका मतलब है कि हम विश्व में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा मांग करने वाले देश हैं। और अगर विश्व में हम दूसरे सबसे ज्यादा मांग करने वाले देश हैं, मतलब हम विश्व के दूसरे क्या हैं, सबसे बड़े बाजार हैं। तो भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। किस दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से, क्योंकि जनसंख्या जितना ज्यादा मांग उतनी ही ज्यादा होगी, और मांग जितनी ही ज्यादा होगी वो उतना ही बड़ा बाजार होगा। तो फिर कभी कभी हम लोग जो अपने पड़ोसी देश चाइना के साथ छिटपुट घटनाओं को देखते हैं, बाद में फिर संबंध सुधर जाते हैं, फिर कभी ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बात अभी तक बड़े स्तर पर नहीं पहुंची, कभी भी युद्ध के स्तर पर नहीं पहुंची। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सबसे बड़ी जनसंख्या, जो एक सबसे बड़ा बाजार पैदा करती है। तो चाइना को भी मालूम है कि अगर उसको अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट विश्व में बेचने हैं तो भारत के साथ उसको अपना संबंध अच्छा रखना होगा, क्योंकि भारत ही है जो उसके वस्तुओं का, उसके उत्पादनों का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। फिर हम देखते हैं कि अमेरिका भी हमारे प्रति अच्छी भावना रखता है, अमेरिका भी हमसे कोई दुश्मनी नहीं निभाना चाहता, क्योंकि अमेरिका के लिए भी भारत एक सबसे बड़ा बाजार है। ठीक अमेरिका और चाइना की तरह ही विश्व के बाकी देशों के लिए भी भारत एक बाजार है। और भारत अगर एक बड़ा बाजार है तो सभी देशों की आवश्यकता यह है कि वो अब भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत अच्छा बना करके रखें। तो ये जो बड़ी जनसंख्या है, ये जो बड़ा बाजार पैदा कर रहा है, ये हमारी विदेश नीति को आगे लेकर के जाता है कि देश हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों से जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे बाजार के कारण है। और जब हम अपने जनसंख्या का स्वरूप देखते हैं तो इस जनसंख्या के स्वरूप में हमको देखने के लिए मिलता है कि हम अपनी जनसंख्या में क्या लेके चल रहे हैं, सबसे बड़ी युवा आबादी। हमारी आबादी में अधिकतर योगदान, अधिकतर प्रतिशत युवाओं का है, और युवा ही है जो अर्थव्यवस्था के बढ़ावे में, अर्थव्यवस्था के विकास में, आर्थिक विकास में अपना योगदान देते हैं। और अगर हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, मतलब हमारे पास विश्व में सबसे बड़ा मानव संसाधन है। और अगर इन संसाधनों का प्रयोग, इन सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रयोग हमने अपनी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन कार्यों में किया, तो निश्चित ही हम विश्व के अन्य देशों से बहुत ही जल्द आगे निकल जाएंगे। जब हम बात करते हैं चाइना की और हम बोलते हैं कि चाइना जो है आज विश्व में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, विनिर्माण का गढ़ है, वो एरिया है, तो वो इसलिए है क्योंकि हमसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना की थी, हमसे पहले जनसंख्या जो युवा चाइना की रही है, तो चाइना ने अपनी युवा जनसंख्या का अधिकतम लाभ लिया, उनका अधिकतम उसका उपयोग किया और अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया। तो भारत के सामने भी अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप है कि हम अपनी जनसंख्या को एक निश्चित दिशा दें, एक कौशल दें, उसको रोजगार प्रदान करें, उत्पादक गतिविधियों में लगाएं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। तो ये जो कारक है कि भौगोलिक स्थिति क्या है, इतिहास और संस्कृति क्या बोलती है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये हमारे विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हम और क्या देख सकते हैं, और ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आप क्या जानते हैं, हमारे देश में सैन्य क्षमता के बारे में बात करेंगे तो हमारे देश की जो सैन्य क्षमता है ये भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि कमजोर देश होंगे तो कोई हमसे संबंध नहीं बनाना चाहेगा, कोई हमारे साथ
व्यापारिक या शांति समझौता करना नहीं चाहेगा। अगर हम मजबूत हैं, हमारी सैन्य ताकत मजबूत है, तो हम विश्व के कमजोर देशों को, दूसरे अन्य देशों को अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। अगर आज हमारे छोटे छोटे पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला नहीं कर पा रहे, और अगर चाइना जैसा पड़ोसी देश सोच रहा है हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए, तो उसका कारण यह है कि भारत के पास एक सक्षम सैन्य शक्ति है, और इस सैन्य शक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमको नई नई तकनीकों की आवश्यकता पड़ती है। नए तकनीकों के हमको फाइटर जेट चाहिए, नई तकनीकों के हमको पनडुब्बियां चाहिए, नई तकनीके के हमको मिसाइल्स चाहिए। तो फिर आप लोग सुनते रहते हैं कि हम अपनी तकनीकी आवश्यकताओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। कैसे? तो सारे आधुनिक लड़ाके विमान हो गए, सारे आधुनिक हथियार हो गए, हम कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, कभी फ्रांस से, कभी इजराइल से खरीदते हैं। और चूंकि हमको अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए नए नए तकनीकों की जरूरत है, और नए नए तकनीक हमको कहां से प्राप्त होंगे? दूसरे देशों से प्राप्त होंगे। तो हमारी विदेश नीति का वो अहम हिस्सा हो जाता है कि अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए सैन्य ताकत जो विश्व की हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, जो ज्यादा मात्रा में हथियारों का उत्पादन करते हैं, उन देशों के साथ हम अपने संबंधों को हमेशा अच्छा बना के रखें, ताकि हमको अपनी रक्षा के लिए विभिन्न हथियार, उपकरण और तकनीकों की जरूरत जो पड़ती है, उस जरूरत को हम अपनी पूरी कर सकें। तो सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए तकनीकी आवश्यकताएं, ये भी हमारे विदेश नीति के निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा और क्या है? तो इसके अलावा हम देखते हैं अपनी अंतरराष्ट्रीय स्थिति। हर देश अपने आप को वर्तमान अंतरराष्ट्रीय हालातों में समायोजित करना चाहता है। हर देश चाहता है कि हम वर्तमान में जो विश्व का परिदृश्य है, विश्व में जो एक राजनीतिक चलती है, एक जो खेल चलता है विश्व की शक्तियों का, महाशक्तियों का, उनके आपस में मतभेदों का, उन सब माहौल में वो अपने विकास के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहें। और इस कदमों को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है, और इस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में वो अपना समन्वय कैसे बैठा के रखते हैं। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे जब हम भारत के गुट निरपेक्षता को समझेंगे, कि हम अपने देश की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, किस हद तक हम अपने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हम प्रभावित कर रहे हैं। ये भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार ये जो पॉइंट हैं कि आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनसंख्या आर्थिक स्थिति में ही हमने देखा, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति, हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में स्थिति, ये सारी जो चीजें हैं ये भारत के विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? अब जो निर्धारक तत्व है, इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि हमारी विदेश नीति के अलग अलग सिद्धांत क्या रहे हैं। तो देखो, हमारी विदेश नीति जो है ये मुख्यतः इन्हीं 8 सिद्धांतों के आसपास इर्द गिर्द ही घूमती है। हमारे विदेश नीति के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है गुट निरपेक्षता का, कि हम अपनी विदेश नीति में किसका पालन करते हैं? गुट निरपेक्षता का पालन करते हैं। और क्या हम किसकी बात करते हैं? विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात करते हैं। गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादियों का देश है हमारा। गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की जन्मस्थली है हमारा देश, जो पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का संदेश देते हैं। तो उसी संस्कृति से हमने उस भाव को लाया है, और अपनी विदेश नीति में हम बात करते हैं पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देने की। इसके अलावा हम गैर उपनिवेशवादी हैं, हम औपनिवेशवाद का, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं। इसके अलावा हम गैर नस्लवाद है हमारा सिद्धांत, हम नस्लीय भेदभाव का भी विरोध करते हैं। हमारे विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको हम बोलते हैं पंचशील सिद्धांत। इसके अलावा हम क्या बात करते हैं? हम विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण की बात करते हैं। हम विश्व में शांति लाने के लिए जो शस्त्रों की होड़ लगी हुई थी, सबको डिटेल में जानेंगे कि शस्त्रों की होड़ क्यों थी, लेकिन ये जो शस्त्रों की होड़ से बाहर रहना, शस्त्रों को बढ़ावा ना देना, उनके उत्पादन को, उनके प्रयोगों को बढ़ावा ना देना, ताकि विश्व शांति का जो उद्देश्य है वो प्राप्त किया जा सके, इसीलिए हमने अपने सिद्धांतों में निशस्त्रीकरण को शामिल किया है। इसके अलावा हम अपने देश के विकास के लिए, हम अपने देश
को आगे बढ़ाने के लिए विश्व के अन्य देशों के साथ भी संबंध रखते हैं, जिसमें से एक गुट कहलाता है राष्ट्रमंडल। हम उस राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। हमने राष्ट्रमंडल की सदस्यता को अपनी आजादी के बाद से ही स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा विश्व में अपनी मौजूदगी को रखने के लिए, विश्व में अपनी बात रखने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए और विश्व का सहयोग प्राप्त करने के लिए हम विश्व की सबसे बड़ी संस्था, जिसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र, इस संयुक्त राष्ट्र को भी सहयोग देते हैं और इस संयुक्त राष्ट्र के साथ भी अपना संबंध इसकी स्थापना के बाद से ही हमने बना करके रखा है। तो इन 8 बिंदुओं को हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, जो हमारी विदेश नीति का क्या करते हैं, विदेश नीति के सिद्धांतों को लागू करते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसमें सबसे पहला पॉइंट। देखो, जब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की, तो हम किसी भी गुट में ना रहने की बात करते हैं, नॉन अलाइग्ड मूवमेंट। अब ये क्या है गुट निरपेक्षता, किसी भी गुट में नहीं रहना है। तो देखो, एक छोटी सी कहानी है, इस कहानी को आपको समझना है कि क्या हुआ। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था, इसने पूरी दुनिया को 2 संदेश दिया। पहला संदेश तो ये दिया कि इस महायुद्ध में, क्योंकि पहला विश्व युद्ध हमने 1914 से लेकर 1929 तक देखा, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला और दोनों ही विश्व युद्धों में बहुत भारी पैमाने पर बड़ी मात्रा में जन और धन की हानि देखी गई। इस युद्ध को लड़ने से विश्व के किसी भी देश का विकास नहीं हुआ, विश्व का कोई भी देश आगे नहीं बढ़ा, बल्कि आर्थिक रूप से, मानव संसाधन के रूप में, मानवीयता के आधार पर सारे देश अपने आप को क्या कर लिए, बर्बाद कर लिए। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो पूरे विश्व में केवल 2 ही महाशक्तियां बची, एक थी अमेरिका और एक बना सोवियत संघ। वर्तमान में जो रशिया है, ये अपने कुछ और पड़ोसी देशों के साथ एक गुट का निर्माण किया था, जिसको कहा जाता था सोवियत संघ, USSR। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति पर पूरे विश्व में 2 महाशक्तियां बची। अन्य जो महाशक्तियां थी जो विश्व युद्ध में शामिल थी, उनका क्या हुआ? तो आप लोग जानते हो कि हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का प्रयोग किया अमेरिका ने और जापान जैसी महाशक्ति को बर्बाद कर दिया। जर्मनी जो एक महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ था, जो अमेरिका और सोवियत संघ और ब्रिटेन के गुट के विरुद्ध लड़ाई कर रहा था, उस जर्मनी के जो तानाशाह थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका भी समाप्त हो गया। इसके बाद जो एक और कंट्री थी इनके विरुद्ध लड़ने वाली, इटली, तो इटली के जो तानाशाही लीडर थे मुसोलिनी, उनका भी साम्राज्य समाप्त हो गया। तो इटली, जापान और जर्मनी, ये 3 जो बड़े देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक गुट बनकर लड़ रहे थे, इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। इनके साथ लड़ने वाले 2 देश, एक फ्रांस और एक ब्रिटेन, तो ब्रिटेन को बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ झेलना पड़ा, ब्रिटेन को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। यही हाल रहा फ्रांस का, दोनों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। तो ये जो महाशक्ति के रूप में विश्व में मौजूद थे, अब इनकी शक्तियां कम हो गई थी। इनको हटाने के बाद 2 ही देश बचे जो पूरे विश्व में महाशक्ति होने का दावा करते थे, एक था अमेरिका, एक था सोवियत संघ। अब ये जो दोनों गुट थे, ये दोनों गुट अर्थव्यवस्था के आर्थिक विचारधारा के मामले में एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। क्या विरोधी रहे हैं? कि ये जो अमेरिका गुट है वो अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन से सिद्धांत होने चाहिए? तो एक को कहा गया पूंजीवादी सिद्धांत, कैपिटलिस्ट। तो अमेरिका जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाला देश है और इसी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में एक नई व्यवस्था शुरू हुई जिसको कहा गया समाजवाद या साम्यवाद, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट ये बोल सकते हैं हम। तो ये जो 2 अलग अलग विचारधारा के देश थे, ये दोनों देश आमने सामने आ गए और ये दोनों देश जो विचारधारा से एक दूसरे के विरोधी थे, इन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने अपने सहयोगी देशों के गुट का निर्माण किया। और इसी में से एक गुट जो अमेरिका के नेतृत्व में बना,
इस गुट को कहा गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन का निर्माण हुआ, एक सैन्य संगठन है नाटो, जो अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ पश्चिमी यूरोप के बहुत सारे देशों का एक समूह है। ये एक सैन्य संगठन है जो ये बात करता है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य के ऊपर हमला हुआ तो वो पूरे नाटो के संघ के ऊपर हमला समझा जाएगा, और जितने भी सदस्य इसमें शामिल हैं, जितने भी देश इसमें शामिल हैं, वो सभी देश उस देश के लिए सहयोग करेंगे, उस देश को बचाने का प्रयास करेंगे जिसके ऊपर हमला हुआ है। तो 1949 में अमेरिका ने एक सैन्य गुट की स्थापना की जिसे कहा गया नाटो, और इसी सैन्य गुट नाटो के विरोध में यूएसएसआर ने एक नया संगठन तैयार किया जिसको बोला गया वर्साय, और वर्साय की संधि की गई। वर्साय की संधि करके रशिया अपने बहुत सारे देशों के साथ एक अलग गुट में आ गया। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, और ये जो दो महाशक्तियां थी, ये अपने बढ़ावे के लिए, अपने विकास के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इन्होंने दो बड़े बड़े गुटों का निर्माण किया। दोनों का प्रमुख उद्देश्य था कि एक दूसरे के खिलाफ अपने आप को महाशक्ति बनाना। तो अमेरिका ने किया नाटो, रशिया ने किया, सोवियत संघ ने किया वर्साय की संधि। अब बात आती है कि या तो जो विश्व के उस समय के देश थे, 1945 के आसपास के देश थे, उनके पास दो ही ऑप्शन था कि या तो आप अमेरिका में नेतृत्व वाले नाटो संगठन में शामिल हो जाइए, या तो आप यूएसएसआर के नेतृत्व वाले वर्साय के गुट में शामिल हो जाइए, क्योंकि दोनों गुट में शामिल होकर ही आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, आप अपने आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, आपको मौका मिल सकता है। ऐसा मैसेज पूरी दुनिया में उस समय था। अब बात आती है कि इस परिस्थिति में भारत ने क्या किया। तो एक बहुत दिलचस्प चीज आपको देखने की मिलेगी कि ये जो गुट निरपेक्षता की देन है, ये हमारे भारत के साथ साथ 1947 में भारत आजाद हुआ, और लगभग उसी समय अफ्रीका के बहुत सारे देश, दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देश एक साथ स्वतंत्र हुए। अब वो सभी देशों के पास एक चिंता का विषय ये था कि अब हम क्या करें, अब हम कौन सी दिशा में चले। तो ऐसे 5 देश, एक है युगोस्लाविया, एक भारत, एक मिस्र, एक हो गया इंडोनेशिया, और एक अफ्रीकी देश हो गया घाना। इन 5 देशों के जो राजनीतिक प्रमुख थे, कोई राष्ट्रपति रहा, कोई प्रथम राष्ट्रपति रहा, कोई प्रधानमंत्री रहा, कोई वहां के स्वतंत्रता आंदोलन का नेता रहा। तो इन 5 देशों के 5 लोग, जैसे युगोस्लाविया के कौन थे, तो युगोस्लाविया के एक नेता थे जिनका नाम था जोसेफ ब्रॉज टीटो। ये युगोस्लाविया के नेता थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल गमाल नासिर, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुकर्णो, और घाना के प्रधानमंत्री वामे एन क्रुमा। इन 5 लोगों ने मिलकर के, सबसे पहली बात तो युगोस्लाविया के ब्रॉज टीटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के अब्दुल गमाल नासिर, इन तीनों नेताओं ने एक सम्मेलन किया 1955 में। कौन सी जगह पर, तो उसको बोला गया बांडुंग। बांडुंग में एक सम्मेलन किया। यह सम्मेलन जो था वो विश्व में नए स्वतंत्र हुए देश, जो अफ्रीका के थे, जो एशिया के थे, उन देशों के बीच आपस के सहयोगों को बढ़ाने के लिए यह सम्मेलन रखा गया था। और इस सम्मेलन में पहली बार बात की गई थी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। मतलब हम अपनी विदेश नीति को, हम अपनी स्थिति को क्या रखेंगे, गुट निरपेक्षता वाली रखेंगे। इन 3 नेताओं ने, युगोस्लाविया के ब्रॉज टीटो ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और अब्दुल गमाल नासिर ने यह प्रस्ताव रखा। और बाद में इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एन क्रुमा ने भी इस सोच को, इस गुट निरपेक्षता की सोच को जोरदार समर्थन दिया। और सबने मिलकर के एक सुर में कहा कि हाँ, जितने भी नए स्वतंत्र अफ्रीकी देश हैं,
नए स्वतंत्र एशियन देश हैं, वो सारे देश एक नई नीति का पालन करेंगे जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाएगा। मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ना तो नाटो में शामिल होना और ना ही वर्साय गुट में शामिल होना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे देश इन दोनों गुटों का विरोध करते थे। ये सारे देश इन दोनों गुटों के बीच जो सैन्य संघर्ष था, जो किसी भी समय विश्व युद्ध में परिवर्तित हो सकता था, इस सैन्य संगठनों को समर्थन देने से मना किया। तो उसी लिए इन्होंने किसी भी गुट में शामिल होने से मना किया। और ये पांचों देश के नेता मिलकर के 1961 में युगोस्लाविया का एक शहर है जिसको कहा गया बेलग्रेड, बेलग्रेड में एक सम्मेलन किया और इसी को कहा जाता है पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन। तो बात जब आती है कि भारत क्या होगा, भारत की दिशा क्या होगी, तो भारत ने स्वतंत्रता के बाद यह निर्णय लिया कि वह विश्व की दोनों महाशक्तियों के गुट में शामिल नहीं होगा। वो अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखेगा और जिसके लिए उसने एक नीति बनाई जिसे कहा गया गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइग्ड मूवमेंट। और इसको उसने मूर्त रूप देने के लिए पहला सम्मेलन हुआ 1955 में, जिसे एफ्रो एशिया सम्मेलन कहा जाता है, बांडुंग में, इंडोनेशिया के। और उसके बाद वहां प्रस्ताव रखा गया किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का इन 5 नेताओं के द्वारा, और इन्होंने मिलकर के गुट निरपेक्ष की स्थापना की 1961 युगोस्लाविया के एक शहर बेलग्रेड में। और जिस दिन ये बैठक हुई, कम से कम विश्व के 25 देशों ने इसमें शामिल भाग लिया। विश्व के 25 देश उस समय ऐसे थे जो गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना चाहते थे, जो गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे। और वर्तमान में आज आप अगर इसकी प्रासंगिकता देखोगे कि ये जो गुट निरपेक्ष संगठन या समूह जो बना वो कितना प्रासंगिक हुआ, वो आगे जाकर के बढ़ा या उसकी शक्तियां कम हुई, तो आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 25 से शुरू होने वाला गुट निरपेक्ष आंदोलन आज विश्व के 120 देशों को शामिल करता है। और इसके साथ ही वर्तमान में इसमें 15 पर्यवेक्षीय समूह हैं जो गुट निरपेक्ष मूवमेंट में शामिल तो नहीं है, लेकिन ऊपर रह करके ये भारत की गुट निरपेक्षता का समर्थन करते हैं। तो आज 25 देशों से शामिल हुआ गुट निरपेक्ष 120 देशों और 17 पर्यवेक्षीय देशों के लिए मान्य है। इनके विदेश नीति में, इनकी अपनी खुद की नीति में ये गुट निरपेक्षता की जो बात है वो परिलक्षित होती है। वो दिखती है कि ये संगठन, ये जो देश हैं वो किसी भी संगठन के साथ नहीं है, स्वतंत्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं। तो जब हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता की, तो 2 चीज जानना जरूरी है कि पहली बार 1955 के बांडुंग सम्मेलन में इसकी बात रखी गई और 1961 में इस गुट की स्थापना की गई बेलग्रेड में। और उस समय इसमें जो टोटल शामिल सदस्य थे उनकी संख्या थी 25, जो आज वर्तमान में बढ़कर हो गई है 120। तो ये जो भारत की गुट निरपेक्षता की नीति है, ये हमारे विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लियर है? अब देखते हैं इसके दूसरे सिद्धांत कौन से हैं। तो दूसरे सिद्धांत में हम बात करते हैं विश्व शांति को बढ़ावा देने की। तो सर्वधर्म समभाव, वसुदैव कुटुंबकम, निशस्त्रीकरण, ये सब हमारे वो हथियार रहे, ये सब हमारे वो सिद्धांत रहे जिन पर हम अपने देश को बढ़ाना चाहते थे। और जब बात करते हैं हम विश्व शांति को बढ़ावा देने की, तो हमको ये बात बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि हम अपने संविधान के भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अनुच्छेद 51 में 51 में विश्व शांति को बढ़ावा देने की, विश्व के सभी देशों के मध्य सहयोग और समन्वय करने की बात होती है। मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे देश के सरकार को, राज्य को यह निर्देश देता है कि आप विश्व को शांति बढ़ावा देने का, विश्व शांति का, हर देश के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और ये जो हमारी विश्व शांति को बढ़ावा देने की सोच है, ये हमारे संविधान में भी देखने को मिलती है। तो भारत, जैसे कि आपको पता है कि भारत विश्व में बहुत सारे शांति समझौतों में मध्यस्थता की भूमिका निभा चुका है। बहुत सारे युद्धों में भारत की सेना जो है वो शांति सेना के रूप में जाकर के काम करी है। बहुत सारे देशों में गरीबी हो, भूखमरी हो, बाढ़ हो, कोई बहुत भयानक अकाल पड़ा हो, जहां मानवीय सहायता की जरूरत होती है, तो वहां भारतीय सेना हमेशा उस जगह पर जाकर के अपना योगदान देती है।
और जब हम बात करते हैं गुट निरपेक्षता की, इसके पहले वाले की, तो एक महत्वपूर्ण बात जो आज तक प्रासंगिक है और चर्चा में है कि जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो वही विचारधारा की लड़ाई का हिस्सा था जिसका भारत विरोध करता है। कि यूक्रेन के ऊपर हमला करने का कारण क्या था? तो वो यूक्रेन जो किसी समय वर्साय संधि का, वर्साय गुट का हिस्सा था, वो आज भी रशिया का पड़ोसी देश है और एक टाइम पे यूएसएसआर का वो अभिन्न हिस्सा था। यूएसएसआर के बड़े गणराज्यों में शामिल था यूक्रेन। तो यूक्रेन जो वर्षों तक वर्साय गुट का हिस्सा रहा, अब वो अचानक से अपने गुट को छोड़ करके दुश्मन खेमे में जाना चाहता है, नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इसी बात का विरोध किया रशिया ने, और नाटो ना जाए, नाटो का सदस्य ना बने यूक्रेन, इसीलिए रशिया ने उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए हमले किए, आक्रमण किया। और जब ये पूरा विश्व इन महायुद्ध को देख रहा था जो किसी भी समय विश्व युद्ध का रूप ले सकते थे, इस समय पूरे विश्व की निगाहें जो थी वो भारत पर टिकी हुई थी। अमेरिका भी जानना चाहता था कि भारत का क्या पक्ष है। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत हमेशा गुट निरपेक्षता का पक्षधर रहा है, तो भारत ने गुट निरपेक्षता के आधार पर किसी गुट को समर्थन देने से मना कर दिया, लेकिन मानवता के आधार पर, मानवीयता के आधार पर उन्होंने रशिया के यूक्रेन हमले का विरोध किया। वो इसलिए क्योंकि युद्ध से मानव जाति का कल्याण नहीं हो सकता, युद्ध से केवल मानव जाति का विनाश हो सकता है, और विनाश हमें मंजूर नहीं है क्योंकि हम विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, जिसका उल्लेख हम अपने संविधान के भाग 4, जिसको कहा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसके अनुच्छेद 51 में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि भारत अपने संपूर्ण प्रयासों से, अपने आगे की कार्यनीति से पूरे विश्व में शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो विश्व शांति को बढ़ावा देने वाला हमारी विदेश नीति का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अन्य सिद्धांतों की। तो अन्य सिद्धांत में हम देखते हैं गैर उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब क्या है? कि हम अपने आप को साम्राज्यवाद या औपनिवेशवाद का विरोध करते हैं, हम इनसे दूर रहते हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत जो इतने सैकड़ों 200 सालों से अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो भारत किस सोच का गुलाम रहा? तो भारत ब्रिटेन की साम्राज्यवादी सोच का, भारत ब्रिटेन की औपनिवेशवादी नीतियों का गुलाम रहा। एक कमजोर देश के ऊपर संसाधनों के लिए उसके ऊपर हमला करना, उस पर राज करना, उसको अपने नियंत्रण में लेना, यह सिद्धांत कहलाता है औपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद। अपने साम्राज्य को बढ़ावा देना, अपने भौगोलिक क्षेत्रों को बढ़ाना, अपनी शक्ति को, अपने संसाधनों को बढ़ाना, इसके लिए जो विश्व के कमजोर देशों पर, विश्व के शक्तिशाली देशों की जो नीतियां रहती है, उन पर आक्रमण करके उन पर राज करने की, भारत इस नीति का विरोध करता है। क्योंकि भारत स्वयं भी इस नीति के तहत बहुत दिनों तक शोषक रहा, शोषित हुआ, प्रताड़ित हुआ, अंग्रेजों के हम उपनिवेश रहे, और अंग्रेजों ने आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्र पर हमारा कितना नुकसान किया, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जिस नीति के कारण हमने अपने देश को इतना पीछे लेकर के गए, उसी नीति का विरोध करना हमारे विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो भारत जो है वो साम्राज्यवाद के और औपनिवेशवाद के सभी रूपों का विरोध करता है। ये तो उस समय था जब दुनिया के अन्य देश अपनी शक्तियों के दम पर कमजोर राष्ट्रों के ऊपर शासन चलाते थे। आज एक नई नीति आई है जिसको कहा जाता है नव साम्राज्यवाद। और इस नव साम्राज्यवाद का मतलब है कि यहां हथियारों का उपयोग नहीं किया जाएगा, यहां शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहां अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरे की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करके हम अपनी धाक को बना सकते हैं। जैसा कि आज चाइना आज क्या कर रहा है? तो जितने गरीब देश हैं, भारत के आसपास के जो कमजोर देश हैं, विश्व के जो कमजोर देश हैं, जिनकी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, उनको वो आर्थिक सहायता प्रदान करके उनके साथ समझौता करता है। फिर उनके भौगोलिक क्षेत्रों पर अपने सैन्य अड्डे, मिलिट्री कैंप्स, अपने सेना को देने के लिए रसद, अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, चाहे वो रोड हो, चाहे वो सिल्क रूट हो, चाहे वो समुद्री मार्ग हो, इन सभी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए वो विश्व के छोटे छोटे देशों को आर्थिक मदद करता है, और आर्थिक मदद के बदले वो अपने उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। तो बिना किसी हथियार के, बिना किसी
धमकी चमकी के, बिना किसी डर के या बिना किसी दबाव के विश्व के अन्य देशों को अपना गुलाम बना लेना, उनका आर्थिक मदद करके, ये अभी नया जो सिद्धांत आया है इसे कहते हैं नव साम्राज्यवाद। तो भारत जो है वो नव साम्राज्यवाद का और औपनिवेशवाद का, इनके सभी प्रारूपों का पुरजोर विरोध करता है और विदेश नीति में वो इस बात को हमेशा अंकित करता है कि हमको किसी भी ऐसे देश को बढ़ावा नहीं देना है जो इन सिद्धांतों पर चल के कमजोर राष्ट्रों का शोषण करना चाहे। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो इसके अलावा और कौन से सिद्धांत हैं? तो गैर नस्लवाद, एंटी रेसियलिज्म, मतलब गोरे काले का भेद मिटा देना। तो अंग्रेजों ने हमको क्या दिया? अंग्रेजों ने विरासत में यही दिया कि हम अंग्रेज गोरे हैं, भारतीय काले हैं, तो उन्होंने हमेशा भारत के साथ भेदभाव का व्यवहार किया। रंग के आधार पे उन्होंने हमेशा भारतीयों के साथ क्या किया? भेदभाव किया। तो जो भारत खुद नस्लवाद का शिकार रह चुका है इतने लंबे समय तक, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि विश्व में भी इस वाद का, नस्लवाद का, इस सोच का, इस सिद्धांत का विस्तार हो। इसलिए भारत जो है वो नस्लवाद के सभी प्रारूपों का, सभी रूपों का विरोध करता है और इसके विरोध करने के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ी गई नस्लवाद के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के जो नेता थे नेल्सन मंडेला, जिन्होंने अश्वेतों का प्रतिनिधित्व किया और श्वेतों का जो एक साम्राज्य था उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, तो उस नेल्सन मंडेला के गैर नस्लवादी आंदोलन को भारत ने खुलकर समर्थन दिया। तो अफ्रीका के चाहे जिम्बाब्वे हो, नामीबिया हो, बहुत सारे ऐसे देश जो नस्लवाद से पीड़ित थे, उन देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करना, उनके स्वतंत्रता के आंदोलन को, गैर नस्लवाद के नस्लवादी आंदोलनों को खत्म करने के लिए इन देशों को सहयोग देना और खुलकर इन सदस्यों का समर्थन करना भारत की नीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। तो भारत ने समय समय पर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम गैर नस्लवाद का सभी रूपों का पूर्णतः विरोध करते हैं और किसी भी सूरत में हम विश्व में इस सोच को न बढ़ावा देना चाहते हैं, न तो इसमें हम शामिल होना चाहते हैं। तो भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो गया? गैर नस्लवाद का। अब बात करते हैं हम अपने भारत के अगले सिद्धांत की, जिसको कहा गया है पंचशील सिद्धांत। पंचशील सिद्धांत, अब ये क्या है? तो देखो, सबसे पहली बार 1954 में, 1954 में दो नेता, एक हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री, और चाइना के राष्ट्रपति जिनका नाम था चाउ एन लाई, इन दो नेताओं ने तिब्बत के लिए, तिब्बत जो हमेशा से भारत और चाइना के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, इस तिब्बत क्षेत्र को लेकर के दोनों देशों ने, भारत ने और चाइना ने, अपनी एक नीति बनाई और इस नीति को कहा गया पंचशील सिद्धांत, जिसकी शुरुआत कहां हुई थी? 1954 में। और इस पंचशील सिद्धांत में 5 बातों का उल्लेख किया गया जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के राष्ट्रपति चाउ एन लाई, इन दोनों ने जो समझौता किया, ये पंचशील सिद्धांत वो था जो तिब्बत के क्षेत्र को लेकर के दोनों देशों का दृष्टिकोण क्या रहेगा और विश्व के अन्य देशों के साथ भी कुछ बेसिक संबंधों का निर्धारण करने में ये पंचशील सिद्धांत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। अब ये सिद्धांत क्या है? तो पहला है, ये सिद्धांत बोलता है कि कोई भी देश या भारत एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का, प्रभुसत्ता का परस्पर क्या करेगा? सम्मान करेगा। क्योंकि भारत जो आजाद हुआ, भारत आजाद होने के बाद अपने आप को एक प्रभुत्व संपन्न देश के रूप में स्थापित किया। हमारे संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत ही यही होती है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा। और जब हम अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हम दूसरे देश की प्रभुसत्ता का भी सम्मान करें। तो भारत अपने देश की प्रभुसत्ता के साथ साथ दूसरे देश की प्रभुसत्ता का भी सम्मान करेगा। भारत अपनी क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखेगा और दूसरे देश की क्षेत्रीय अखंडता में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करेगा। यह पंचशील सिद्धांत का पहला बिंदु है। दूसरा जो पंचशील सिद्धांत का बिंदु है वो किसी भी देश के आंतरिक मामलों में दखल ना देना।
अब कोई दूसरा विश्व का अन्य देश अगर हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल देगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। हमने कई मौकों पर, कई विश्व में कई ऐसे मौके आए जब विश्व के अन्य देशों ने हमारे आंतरिक मामलों पर दखल देने का प्रयास किया, तो भारत की सरकार ने उन देशों को स्पष्ट संदेश दिया कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है और इसे हम अपने देश में ही सुलझाएंगे, विश्व के अन्य देशों की भागीदारी इसमें नहीं चाहिए। तो पंचशील सिद्धांतों में दूसरा क्या कि हर देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। इसके अलावा एक सिद्धांत है अनाक्रमण का। अनाक्रमण मतलब भारत जो है वो किसी भी देश के ऊपर पहले से आक्रमण नहीं करेगा, न ही युद्ध करेगा, न ही उसके ऊपर आक्रमण करेगा पहले से। लेकिन अगर किसी देश ने आक्रमण किया तो उसका जवाब देना तो जरूरी है, उसके बाद तो हम अहिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते। तो हमारी पहली नीति रहेगी अनाक्रमण की। अगर किसी ने आक्रमण किया तो उसको उसी की भाषा में और उससे दुगुना जवाब देने की भी हमारी नीति है, जो हमारे परमाणु सिद्धांत का हिस्सा है। इसको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा और क्या है हमारा चौथा सिद्धांत? तो हर देशों में एक दूसरे के प्रति समानता का भाव और एक दूसरे को बढ़ावा देने के लिए, एक दूसरे के लाभ के लिए परस्पर सहयोग की भावना। तो हर देश जो क्या करेंगे, एक दूसरे की समानता का और परस्पर लाभ की भावना के साथ काम करेंगे। और जो हमारी विदेश नीति थी शांतिपूर्ण विश्व में शांति को बढ़ावा देने की, उसके लिए हमको क्या चाहिए कि सारे देश शांतिपूर्वक सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस, कि एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए शांति से हमको ये जीवन जीना है। ये जो है वो शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की बात करता है कि भारत विश्व के अन्य देशों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखेगा और विश्व के अन्य देशों का भी अपने पड़ोसी देश चाहे दूसरे देशों के साथ कौन सा दृष्टिकोण होना चाहिए, इसी दृष्टिकोण की बात की गई है पंचशील सिद्धांत में। तो भारत का जो पंचशील सिद्धांत है वो 1954 में अपनाया गया था। इस सिद्धांत को किन दो नेताओं के बीच समझौता माना जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाओ एन लाई, इन दोनों नेताओं ने इस सिद्धांत को अंगीकार किया था और यह सिद्धांत आज हमारे विदेश नीति का अहम हिस्सा है। क्लियर है यहां तक बात? अब हम देखते हैं इसके अगले सिद्धांत की। जब हम अगले सिद्धांत की बात करते हैं तो हम बोलते हैं निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण मतलब शस्त्रों को समाप्त कर देना, शस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा ना देना, शस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा ना देना। तो भारत जो है जो विश्व शांति की बात करता है, जिसके विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है विश्व शांति का, वो विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पहले उसने अपना रास्ता कौन सा चुना? उसने रास्ता चुना गुट निरपेक्षता का, कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। और ये जो गुट में शामिल ना होने का निर्णय था, ये केवल एक ही कारण से था, क्योंकि ये दोनों गुट अपने आप को हथियार को बढ़ाने के लिए, अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयासरत थे। और भारत जो है वो शांति की बात करता है तो हथियारों को बढ़ावा देने की बात नहीं करेगा, वो किसकी बात करेगा? हथियारों को कम करने की बात करेगा, हथियारों के प्रयोगों को समाप्त करने की बात करेगा। और इसी को कहते हैं हम निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसको हम लोग भारत के परमाणु सिद्धांत में डिटेल से पढ़ेंगे। आज थोड़ी बहुत चीजें जान लेते हैं कि एक संधि हुई जिसको बोला गया 1968 में NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, मतलब परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि में भारत शामिल नहीं है, क्योंकि ये जो संधि है ये विश्व के उन बड़े देशों के द्वारा लादी गई है जो परमाणु संपन्न देश हैं। इनकी इस नीति का ये हिस्सा था कि कोई भी देश अब ना ही परमाणु हथियारों का उत्पादन करेगा, ना ही परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। लेकिन ये तो भेदभाव वाली बात हो गई कि विश्व के जो 3-4 देश जो परमाणु संपन्न देश थे, उन्होंने वो शक्ति तो प्राप्त कर ली, वो ताकत प्राप्त कर ली, लेकिन विश्व के अन्य देश इस शक्ति का प्रयोग ना कर पाए, ये ताकत प्राप्त ना कर पाए। इसलिए उन्होंने एक कूटनीतिक चाल चली जिसको कहा गया NPT, परमाणु अप्रसार संधि। और भारत ने उनके गलत इरादों को पूरा न करने के लिए इस ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया है। तो हम भले ही परमाणु अप्रसार संधि में शामिल नहीं हैं, लेकिन आज भी हमारी परमाणु नीति क्या रही है? हमारी परमाणु नीति रही है नो फर्स्ट यूज,
कि हम पहले से परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर किसी परमाणु संपन्न देश ने हमारे ऊपर हमला किया तो ही हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और विश्व में जो विध्वंसक हथियार है, जो जैविक और रासायनिक हथियार है, जिनसे भारी पैमाने पर जनहानि हो सकती है, ऐसे सभी व्यापारों के उत्पादन को, ऐसे सभी हथियारों की खरीद को हम लोगों ने प्रतिबंधित कर रखा है। और भारत ऐसे जितने भी संधि हुए हैं जो जैविक और रासायनिक हथियारों को कम करने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं, भारत उन सभी संधियों का भागीदार रहा है और भारत उन सभी संधियों का समर्थक रहा है। और इस समर्थन को दे करके, इस क्या बोलते हैं, हथियारों को बढ़ाने की जो होड़ को समाप्त करने के लिए अन्य जो समझौते हुए, उस समझौते पर शामिल हो करके भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि हमारी विदेश नीति जो है वो निशस्त्रीकरण की ओर अग्रसर है। हम हथियारों की होड़ को, हम विध्वंसक हथियारों की होड़ को कभी भी बढ़ावा देने का या कभी भी उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये हमारे सिद्धांत का क्या है, विदेशी सिद्धांत का निशस्त्रीकरण। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल देशों से संबंध। तो भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद 1949 में क्या बना, राष्ट्रमंडल का सदस्य बना, कॉमनवेल्थ। और ये राष्ट्रमंडल क्या है, तो ब्रिटेन के अधीन, ब्रिटेन के जितने भी उपनिवेशिक देश थे, जो भी ब्रिटेन के गुलाम रहे, वो सारे देश स्वतंत्रता के बाद आपस में सबने मिलकर के एक संगठन बनाया जिसको कहा गया राष्ट्रमंडल गुट या राष्ट्रमंडल देश। ये लगभग वही देश थे जो किसी न किसी समय ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, और भारत भी उसी देशों में से एक था जो ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो भारत ने भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा जाहिर की और राष्ट्रमंडल की सदस्यता को लिया। और इसका कारण ये था कि ये जो नए देश हैं, जो नव उदित देश हैं, जो अभी अपना आर्थिक विकास करेंगे, उन देशों के साथ आपसी सहयोगों को बढ़ावा देना, इस उद्देश्य से भारत ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना स्वीकार किया। और राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रिटेन का गुलाम है। राष्ट्रमंडल जो है वो स्वतंत्र देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है। जो स्वतंत्र देश हैं वो अगर अपनी इच्छा से शामिल होना चाहें तो उनका स्वागत है, वरना कोई दबाव नहीं है राष्ट्रमंडल गुट में शामिल होने का। तो हर देश अपने विकास को, अपनी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए इस गुट में शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो भारत ने अपना निर्णय राष्ट्रमंडल गुट में शामिल होकर के लेने का लिया, और भारत आज भी राष्ट्रमंडल का एक अभिन्न हिस्सा है। तो राष्ट्रमंडल के साथ जो हमारे संबंध हैं, ये भी हमारी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं लास्ट सिद्धांत कि संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग देना। बहुत ही बृहद टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो थी उसका उद्देश्य ही है, यूएन के चार्टर में बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य है वो विश्व शांति को बढ़ावा देने का है। विश्व में शांति कायम रहे, विश्व शांति से एक दूसरे के को अस्तित्व के साथ जिए, इसको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इसी उद्देश्य को भारत भी अपनाया, विश्व शांति को बढ़ावा देने का। इसीलिए भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के शुरुआती दौर से ही उसका सदस्य रहा है, उसने शामिल किया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे अंग जो विश्व में शांति को, पर्यावरण को, गरीबी को, कहीं कहीं मानवीकरण को, कहीं कहीं रेगिस्तान की रोकथाम के लिए जो यूएन के बहुत सारे संगठन हैं, कहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक संगठन है, कहीं शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इन सब का महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी बड़े मूवमेंट्स पे, बहुत सारी जगहों पर उसने संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग दिया है। विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे मिशन पर भारत ने अपनी शांति सेना भेजी है ताकि शांति कायम हो सके। और इसके जो मानव के विकास को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इन सब का भारत अभिन्न हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण भागीदार है। और जरूरत पड़ने पर, समय समय पर भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की जो प्रतिबद्धता है इस विश्व के प्रति, उसको भी भारत ने अपनी प्रतिबद्धता बताई है कि जो उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ का है लगभग वही उद्देश्य भारत का भी है।
और भारत आज अपनी विदेश नीति में जो भी बात रखना चाहता है उसके लिए एक सबसे बड़ा मंच है आज हमारे विश्व का संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत अपनी बातों को वैश्विक मंचों पर रखता आया है और सारी समस्याओं के लिए वैश्विक मंचों की ओर उसने अपना ध्यान आकर्षित करवाया है। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ को जो सहयोग देने की हमारी नीति है, ये भारत के आर्थिक, सामाजिक और बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमारे उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो ये जो 8 चीजें हैं, ये हमारे क्या हैं? विदेश नीति के सिद्धांत हैं। इन 8 सिद्धांतों के आधार पर ही हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण किए हैं और हम अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को आपको समझना है कि हर शब्द का मतलब क्या होता है। इससे जुड़े जो छोटे छोटे फैक्ट हैं कि गुट निरपेक्षता सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, भारत ने कौन से परमाणु अप्रसार संधि को करने से मना कर दिया, वो कब किया गया, गुट निरपेक्षता में भारत दोनों गुट में शामिल नहीं होना चाहता तो वो दोनों गुट क्या हैं, उन दोनों गुट का अस्तित्व क्या है। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षार्थी होने के नाते आप लोगों को याद रखने जरूरी हैं। ये एक टर्म है विदेश नीति का जिसकी सोच और जिसके सिद्धांतों को समझना आपके लिए आवश्यक है। लास्ट में हम देखते हैं कि हमारी विदेश नीति को, भारत की विदेश नीति के कौन कौन से युग रहे हैं और कौन कौन सी हमारी दिशा रही है। तो देखिए, जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 को, 1947 से लेकर के 1962 तक हमारा जो विदेश नीति था, उस विदेश नीति को कहा जाता है नेहरू युग की विदेश नीति। नाइनटीन 1962 तक हमारी जो विदेश नीति के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत थे वो सब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच और विचारधाराओं से प्रभावित थे। हमने जो आजादी के बाद गुट निरपेक्षता की नीति को पालन करने की बात कही, ये गुट निरपेक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। हमने विश्व शांति को जो बढ़ावा देने का बात किया, हमने निशस्त्रीकरण की जो बात की, ये सब हमारी नेहरू युग की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो 1962 में हमने चाइना से युद्ध किया, चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, चाइना से युद्ध हुआ था। तो ये जो गुट निरपेक्षता की नीति, विश्व शांति को बढ़ावा देने की नीति, निशस्त्रीकरण की नीति, ये सब नीति जो थी वो हमारी धरी की धरी रह गई। इस युग को हम कहीं कहीं आदर्शवादी, इस युग को हम कहीं ना कहीं आदर्शवादी के नाम से भी जानते हैं। इसको कहा जाता है आदर्शवादी युग, कि हम एक आदर्श पे चलते थे। गुट निरपेक्षता आदर्श होगा, विश्व शांति को बढ़ावा देने की बात होगी, निशस्त्रीकरण की बात होगी। लेकिन जैसे ही 62 में चाइना ने हमारे ऊपर हमला किया, विश्व के किसी भी देश ने हमारा सहयोग नहीं किया और विश्व शांति को बढ़ावा देने की, गुट निरपेक्ष रहने की जो हमारी नीति थी उसकी प्रासंगिकता थोड़ी सी कम हो गई। अब बात हुई थोड़ी सी सुधार करने की, तो बात होती है 1962 से 1971 तक की। ये जो गुट है इसको हम बोलते हैं यथार्थवादी गुट, यथार्थवादी युग है, क्योंकि इसके पहले तो हम आदर्शवादी युग में जी रहे थे। हम अपनी सोच बना करके रखे थे कि हम शांति चाहते हैं तो विश्व के अन्य देश भी शांति बहाल करेंगे। हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते तो हमारे ऊपर किसी गुट का खतरा नहीं होगा, किसी देश की सैन्य शक्ति का खतरा नहीं होगा। ये जो हमारी आदर्शवादी सोच थी, ये जब धूमिल हुई, ये जब नीचे गिरी, तब हम अपने यथार्थ पर आए, अपनी रियलिटी पर आए। और उस यथार्थवादी युग में हमने क्या किया, तो उस यथार्थवादी युग ने हम अपने आप को सक्षम बनाने का प्रयास किया। और उसी सक्षम बनाने के प्रयास में एक डेट आता है 1971 का, जब हमने विश्व के दोनों गुटों को नकारने की बजाय विश्व के एक गुट को, जिसको कहा जाता है सोवियत संघ, उस गुट के तरफ हमने अपनी क्या की, अपनी थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ाई। 1971 में हमने रूस के साथ एक मैत्री संबंध स्थापित किया और वही मैत्री संबंध था जो 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमको रशियन सहयोग मिला
और जो रशिया पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और चाइना जैसे जो महाशक्तियां कभी भी भारत के खिलाफ आक्रमण को तैयार थी, तो सोवियत संघ के साथ जो हमने मैत्री संबंधी की, उस संबंधों को, उस संधि को ख्याल में रखते हुए विश्व की जो दो महाशक्तियां थी जिनका खतरा हमारे ऊपर था, वो महाशक्तियां पीछे हट गई और हमने बहुत ही आसानी से 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाया और उसके क्षेत्र को काट करके एक नया देश बनाया जिसको कहा गया बांग्लादेश। तो ये जो हमारी नीति थी जो रशिया के साथ संधि करने की, ये बात ही बहुत में प्रासंगिक हुई। इस नीति के द्वारा हमने विश्व में अपनी योग्यता को भी प्रदर्शित किया और हम अपने क्षमता को बढ़ाने में कामयाब हो गए, क्योंकि जब 1971 में हमने पाकिस्तान को धूल चटाया तो हम अपने विश्व में अपनी मजबूत सैन्य स्थिति का परिमाण दिया कि हम एक सैन्य ताकत हैं और कोई भी देश इतनी आसानी से हमारी अखंडता को हटा नहीं सकता, ना खराब कर सकता है। क्लियर है बात? इसके बाद क्या है? इसके बाद एक युग आता है 1992 का, 1992 का। 1992 में प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और देखिए, किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री की सोच, प्रधानमंत्री की विचारधारा और विदेश नीति के निर्धारण में उनकी जो सोच है वही हमारे विदेश नीति को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे हम लोगों ने 1947 से 1962 तक किनके बारे में देखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो प्रधानमंत्री भी थे और विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे थे। ठीक उसी प्रकार 1992 में नरसिम्हा राव ने एक नया सिद्धांत पेश किया जिसको कहा गया लुक ईस्ट की नीति। और लुक ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व की ओर देखो। और पूर्व की ओर देखने का मतलब क्या हुआ कि भारत अपनी भौगोलिक स्थिति से उसके जो पूर्वी दिशा में जो देश स्थित हैं, जो आज दक्षिण पूर्व का देश है, जिनको हम आसियान देश के नाम से जानते हैं, आज हम जापान को देखते हैं, आज हम अमेरिका को देखते हैं, ये सब क्या है? हमारी लुक ईस्ट नीति का एक हिस्सा था कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी युद्ध के ये जो देश हैं ये शांतिपूर्वक तरीके से अपना विकास कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जापान ने एक कॉन्सेप्ट दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस का, वैश्विक खुशहाली का। एक छोटा सा देश जो ना ही आर्थिक संसाधनों से परिपूर्ण है और जो ना ही खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है और ना ही कोई बड़ी सैन्य ताकत है, उसने पूरे विश्व को जीवन जीने का एक नया तरीका बताया और वो है खुशहाली, हैप्पीनेस। उस देश ने बताया कि इन सब चीजों के अलावा भी खुशहाली के साथ कैसे इस विश्व में रहा जा सकता है। तो इन्हीं सब धारणाओं को, उनके आर्थिक विकास को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक नई नीति घोषित की जिसको कहा गया लुक ईस्ट की नीति। और लुक ईस्ट में क्या करना था? तो जितने हमारे जो पूर्वी देश हैं जो अपना आर्थिक विकास कर रहे हैं, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ व्यापार को, मानव विकास को और मानव अधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन्हीं की तर्ज पर भारत को भी वो काम करना चाहिए। यही नीति हमारी कहलाती है लुक ईस्ट की नीति। और जैसे ही जब हम लुक ईस्ट की बात करते हैं तो हमारी नीति में एक और परिवर्तन आया 1996 में, 1996 में। इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे HP देवेगौड़ा। और इनके प्रधानमंत्री के टाइम पे हमारे देश के विदेश मंत्री हुआ करते थे इंद्र कुमार गुजराल, जो बाद में जाकर के क्या बने? हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो इस समय जो हमारे देश के विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत को क्या कहा गया? गुजराल सिद्धांत। और ये गुजराल सिद्धांत क्या है? तो गुजराल सिद्धांत कहता है कि भारत को अपने सभी पड़ोसी देशों के मध्य बहुत अच्छा सहयोग, समन्वय स्थापित करना चाहिए। पड़ोसी देशों के ऊपर एक बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहिए, क्योंकि जब आप देखोगे भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सभी छोटे छोटे देशों के बीच भारत एक सबसे बड़ा देश है।
और सबसे बड़े भाई की भूमिका में हैं। तो गुजराल सिद्धांत ये कहता था कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ भाईचारे का व्यवहार रखेंगे, उनको जरूरत पड़ने पर मदद प्रदान करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनके बीच शांति सहयोगों को बढ़ावा देंगे और अपने छोटे भाई की तरह सभी पड़ोसी देशों का ख्याल रखेंगे। तो पड़ोसी देशों के साथ भाईचारे का संबंध निभाना गुजराल सिद्धांत का हिस्सा था। पूर्व के देशों की ओर देखना और उनके जैसे विकास करना, उनके रास्ते पर चलना, यह हमारी लुक ईस्ट नीति का हिस्सा था। और इसी लुक ईस्ट नीति को 2014 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया सिद्धांत दिया और उसको सिद्धांत को कहा गया एक्ट ईस्ट की नीति, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मतलब अभी तो केवल लुक हो रहा था, देख रहे थे कि पूर्व के देशों की ओर देखो और वो जो अर्थव्यवस्था को अपने आप को बढ़ावा देने का जो काम कर रहे हैं उसको ध्यान दो। लेकिन केवल देखने से बात नहीं बनी, इसके एक कदम आगे जाकर वर्तमान प्रधानमंत्री जो कब बने थे 2014 में, उन्होंने एक नई नीति अपनाई और बोला एक्ट ईस्ट नीति। लुक नहीं, देखो मत, एक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। देखने से सोचने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। तो उन देशों की तर्ज पर जो उनकी नीतियां हैं, विश्व शांति को लेकर के, आर्थिक विकास को लेकर के, व्यापार को लेकर के, तकनीक को लेकर के, प्रौद्योगिकी को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के, उनकी जो सोच है, वो जो अतुलनीय योगदान विश्व में दे रहे हैं, ठीक वही काम हमको करना है। उनकी नीतियों के साथ साथ हमको भी वैसे ही नीति को एक्ट करना है। तो जो 1992 में लुक ईस्ट की नीति थी, वो 2014 में चेंज होकर के हो गई एक्ट ईस्ट की नीति। और एक्ट ईस्ट की नीति और लुक ईस्ट की नीति का ही हिस्सा है जो हम आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। गुजराल सिद्धांत का ही वो नतीजा है कि हम अपने पड़ोसी देशों के बीच एक बड़े भाई की भूमिका में हैं और हर जरूरत के समय पर हम अपने पड़ोसी देशों को मदद प्रदान करते हैं। और ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये सारे सिद्धांत हमारे देश की विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं और विदेश नीति का निर्धारण करते हैं। और इसी सिद्धांतों पर, इसी तत्वों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो अपने आर्थिक, सैनिक, मानवीकरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में एक अतुलनीय योगदान दे रहा है पूरे विश्व के लिए। और इसी योगदान को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर इन नीतियों में परिवर्तन लाया जाएगा। तो वर्तमान में आज़ादी से लेकर के आज तक 2022 तक की जो हमारी विदेश नीति रही, उसका सिद्धांत क्या है, उसके निर्धारक तत्व क्या हैं, उनके आधार पर हमने कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन से बात किए, ये सारी चीजों को हम अपनी विदेश नीति में पढ़ते हैं। तो आज का जो ये आपका टॉपिक है, ये विदेश नीति, ये जितने भी आयामों को शामिल करने की कोशिश करता है, आप कोशिश करिएगा कि ये सारे बात आपकी परीक्षा के पहले आपके जहन में रहें, आपके नॉलेज में रहने चाहिए। इसके अलावा सभी साथियों, मेरे जो पुलिस सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए एक सूचना है मेरे पास कि हमारा संस्थान कल्फवृक्ष ट्यूटोरियल मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन सभी कोर्स के वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं। हम अपने एप्लीकेशंस में, आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे यहाँ जा कर के, जिसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ कि सबसे पहले तो आप जाइए गूगल प्ले में आपको कल्फवृक्ष ट्यूटोरियल टाइप करना है और कल्फवृक्ष ट्यूटोरियल टाइप करने के बाद आपको वहाँ 2 एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। हमारी संस्थान के वहाँ 2 एप्लीकेशन है। उन दोनों में से कौन सा एप्लीकेशन? तो उन दोनों में से एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा जहाँ पर नीचे लिखा हुआ है एजुकेशन बारनी मीडिया। तो इस वाले एप्लीकेशन को आपको यहाँ डाउनलोड करना है और इस एप्लीकेशन में मुख्य परीक्षा के लगभग सभी पहलुओं को, सभी आयामों को शामिल करते हुए आपको वहाँ ऑनलाइन वीडियो उपलब्ध होंगे। और इसके साथ ही साथियों, एक खुशखबरी की बात यह है कि हमारा संस्थान जो 2 जगहों से संचालित होता है, एक बिहारी टाकिज परिसर गांधी चौक से और एक गुलाब सिंह प्लाजा 36 मॉल के बाजू मंगला चौक से, दोनों ही ब्रांच में हम मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए एक तोहफा लेकर के आए हैं कि हम उनकी तैयारियों को नया आयाम देने के लिए निःशुल्क क्लासेस का संचालन कर रहे हैं। आपको यहाँ निःशुल्क आपकी सब इंस्पेक्टर की तैयारियों को नया आयाम दिया जाएगा और संस्थान पूरी कोशिश कर रही है कि आपकी तैयारियों में कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चालू होने वाले हैं, नए बैच जो कि हैं CGPSC प्री के और व्यापम के।
तो CGPSC प्री के लिए और व्यापम के लिए संस्थान ने एक नया बैच चालू किया है जिसकी तारीख है 18 तारीख से ये क्लासेस चालू होंगे आपके, और ये 2 जगहों पर संचालित किए जाएंगे। एक हमारे मुख्य ब्रांच गांधी चौक पे और एक हमारा द्वितीय ब्रांच है गुलाब सिंह प्लाजा मंगला चौक पे। इन 2 जगहों पर आकर के और इन दिए हुए नंबरों से, ये जो 2 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, इन नंबरों पर आप अन्य संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो CGPSC प्री और व्यापम के लिए कक्षाएं चालू हो रही हैं 18 अप्रैल से। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग एक नया बैच चालू कर रहे हैं। इसमें आपको स्पेशल क्लास महिला और बाल विकास का देखने को मिलेगा, जिसकी पेडागोजी और पूरे सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के जितने भी पेडागोजी हैं उन सबको आपको क्लासेस में कराए जाएंगे। ये क्लासेस चालू हो रही हैं आपकी 17 अप्रैल से। शिक्षक भर्ती के लिए जो हमारों की क्लासेस चालू होगी वो किस तारीख से हो रही है? 17 अप्रैल से। तो याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए बैचेस हमारे 17 अप्रैल से चालू हैं। CGPSC और व्यापम के लिए हम कक्षाएं चालू कर रहे हैं 18 अप्रैल से। और इसके अलावा एक नया कोर्स प्रारंभ किया है CG टेट के लिए, जिसकी तारीख है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल से CG टेट का नया बैच चालू किया जाएगा, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है नीचे के 2, ये दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे संस्थान में से आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आशा करता हूँ आप अपनी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे संस्थान से जुड़कर अपनी तैयारियों को नया आयाम दीजिए, अपनी तैयारियों में और धार पैदा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत नमस्कार। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।